आप कुछ सुनो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विनय कुमार गुड मॉर्निंग, दिव्या गुड मॉर्निंग, अर्जेंट वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चों को नमस्कार। नाइस लाइंस, अच्छा मतलब बच्चे ने अच्छी लाइन बोली, बात तो सही है। शुभ प्रभातम, शुभ प्रभातम युवराज, रोशन। चलिए बच्चों, नमस्कार सभी बच्चों को। तो उम्मीद करता हूं बच्चे सभी अच्छे होंगे और बच्चे मन के सच्चे, तो सच्चे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोलिए भाई, उम्मीद करूं कि नहीं? अच्छे बच्चे सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? कल्पना कह रही बिल्कुल सर, एकदम हम लोग अच्छे बच्चे। कल्पना, कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? कल्पना कुछ पूछना चाह रही है? गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। क्या चीज? फिर से वो। हाँ 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 हाँ। तो इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया आपको? हाँ हाँ, तो क्या कुछ समझ में नहीं आया क्या आपको? बताओ। पर्यावरणवाद, ये तो समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण डिसाइड करता है। पर्यावरण क्या है बेटा? आपके सराउंडिंग में जो पाया जाता है वही तो पर्यावरण है ना। आपके सराउंडिंग में जैसी उच्चावच होंगे, आपके सराउंडिंग में जैसी बारिश होगी, जैसी तापमान होंगे, जैसे कुछ और बातें होंगी, उसी के अनुसार आपका जीवन होगा। यानी कि आप अपने अनुसार ना तो कपड़ा पहनते हो, ना तो अपने अनुसार खाना खाते हो, ना तो अपने अनुसार सोचते हो। कैसे सोचते हो तुम? जैसा तुम्हारा चारों ओर का पर्यावरण होता है। तो यह विचार पर क्या कहलाता है? पर्यावरणवाद। समझ में आई कि बात कल्पना? नहीं, यही हुआ ना। जैसे कभी आप लोग देखो, एक बात शायद आप लोग जानते होंगे, पहाड़ों के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, फ्रगल होते हैं, यानी कि मित व्ययी होते हैं, कम खर्च करने वाले होते हैं, मजबूत दिल डॉल के होते हैं। क्यों भाई, बताइए बच्चों। पहाड़ों के लोग मित व्ययी होते हैं, यहां तक कि कम बोलते हैं। पता आप लोगों को? जो बच्चे उत्तराखंड से हों, हिमाचल प्रदेश से हों, सिक्किम से हों, आपके जम्मू कश्मीर रीजन से हों, पहाड़ी रीजन से, वो बच्चे शायद इस चीज को समझ पा रहे हों। और हो सकता है यदि हो तो हमारे जो क्या बोलते हैं लाइव संवाददाता सूचना दे कि भाई हम सर यहां से हैं। कोई है ऐसा बच्चा इस रीजन से? कोई बच्चा इस रीजन से है? यहां के लोग कम बोलते हैं, पता है लो आप लोगों को? क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा कह रहे मैं हूं। कृष्णा का माइक ऑन करो भाई। आप लोगों को लाइव संवाददाता से बात कराता हूं अपने।
अच्छा, करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा का माइक ऑन करो। पहाड़ों के लोग कम बोलते हैं जी। गुड मॉर्निंग बेटा। कल्पना, कहां से कल्पना? हाँ करिश्मा, कहां से आप? उत्तराखंड, श्रीनगर से आप? वाह। तो श्रीनगर में कहां से? बख्तियाना, डांगगांव? हाँ, आम्रकुंज। ये तो लगता है कोई नई कॉलोनी बनी होगी, उससे होंगी आप। पॉलिटेक्निक के सामने, आईटीआई के सामने, यूनिवर्सिटी के आसपास? यूनिवर्सिटी के सामने, अच्छा। तो यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में तो डांग गांव है। अच्छा, वो नया एरिया बसा होगा। हाँ। तो आप वहीं से लोकल से हैं या बाहर से आप सेटल्ड हैं? पौड़ी से ही। तो ऐसा आप महसूस करती हैं कि पहाड़ों के लोग कम बोलते हैं, ईमानदार होते हैं और करेजियस होते हैं, और क्या बोल, करेजियस मतलब साहसी, और मितव्ययी होते हैं, ऐसा कुछ मानती हैं आप? क्यों भाई, हमें प्रूफ करिए। लग रहा है, तुम्हारे बोलने से लग रहा है बेटा। ऐसा क्यों, बताओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर व्याख्या बेटा। सुप्रीता लिखती हैं, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह न्यूज देख रहे हैं। बिल्कुल बेटा, न्यूज ही है। तो आप लोग देखो कि पहाड़ों के जो लोग होते हैं ना, पहाड़ों के लोगों में बड़ी खास बात होती है, कम बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई? बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, पता आप लोगों को? मैं ही पढ़ा रहा हूं, आसान नहीं होता बेटा पढ़ाना, ये ध्यान रखो। बहुत एनर्जी लगती है, बल्कि काम करने से ज्यादा एनर्जी पता है किसमें लगती है? पढ़ाने में। फावड़ा चलाने ज्यादा एनर्जी लगती है पढ़ाने में, पता आप लोगों को? तो पहाड़ों में क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धता कम होती है, तो क्यों भाई मैं बोल के फालतू में अपना एनर्जी खराब करूं? बस इतनी बात होगी, मम्मी खाना दे दो, यस बेटा ले लो। फालतू की मोहल्ले भर की बात नहीं। अरे मम्मी खाना दे दो, मम्मी आज मैं गई थी ना वहां पे, अरे उसके यहाँ ना, सुप्रीता के यहाँ, अरे मम्मी उसकी मम्मी बड़ी डांट रही थी, बड़ी गंदी है मम्मी उसकी। क्यों बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग फालतू बातें करते, मैदानी भाग के लोग खूब बात करते। मैदानी भागों के लोग इतनी बात करते, इतनी बात करते, पूछो मत। चार महिला और पुरुष बैठ जाएंगे, देखो गप्पे कहां हाके जाते हैं, मैदानी भागों में हाके जाते हैं, है ना? मैदानी भागों में हाके जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि वहां का जो इन्वायरमेंट होता है उन्हें मितव्ययी बनाता, चाहे किसी भी सेंस में, पैसा खर्च करना हो, यहां तक कि जबान खर्च करनी हो, कुछ भी, कम से कम। पहली बात, मितव्ययी, करेजियस, यस। जैसा अभी बच्ची ने कहा कि चारों ओर जंगल होते, तो पता है फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों को सिखाया जाता है, देख बेटा जा रहा है ना जंगल में उधर, तो कोई जानवर मिल जाए ना तो चिल्लाइयो मत, पहले लड़ लियो तू। पता है बच्चों? पहले लड़ लेना, देख लेना, जीते तू तो ठीक भला, ना जीते तो भला, जो भी है। बताइए ऐसा क्यों? बोलो बेटा ऐसा क्यों? कि करिश्मा, लाइव संवाददाता हमारे, बताएं ऐसा क्यों? करिश्मा कहां गायब होगी भाई? करिश्मा जी, सर रोज
शाम को मेरे बैठक में लोग जमा हो जाते हैं, बात करते हैं 11 बजे तक। ये मैदानी भाग की सूचना होगी। करिश्मा लिख रही है माइक ऑफ, करिश्मा का माइक ऑन करो भाई। हाँ, तो बताओ क्यों ऐसा? पहाड़ों में बच्चों 100 मीटर चलना भी ना अपने आप में टास्क होता है, 200 मीटर चलना भी टास्क होता है। पहाड़ों में जब चढ़ोगे ना, ऐसे पौड़ी में देखो कि पौड़ी की हाइट काफी है, जब चढ़ोगे ना मतलब कहीं पर भी सीधे 200 मीटर कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। यहां 200 मीटर यूं ही पहुंच जाओगे। इसलिए कभी ध्यान देना, पहाड़ों के लोग बहुत धीरे धीरे चलते, आराम से, बहुत धीरे धीरे। क्यों? एनर्जी कम खर्च होती है इससे। तेज दौड़ते हो एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो वहां पर यदि तुमने चिल्लाया कि मम्मी शेर, मम्मी शेर, मम्मी चीता, जब तक मम्मी पापा दौड़ के आएंगे बेटा, तब तक तो शेर चीता अपना काम कर चुका होगा। तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? करिश्मा अपनी कुफरी, क्या बोलते, खुखरी उठाएं, खुखरी बोलते हैं ना, खुखरी जानते बच्चों आप लोग? खुखरी जानते हैं? खुखरी मतलब छोटी सी जो चाकू टाइप में होता है, ऐसे टेढ़ा एंगल होता है उसका, पहाड़ी लोग अक्सर रखते हैं। आ जा बेटा देख लेते हैं, चल तू आ जा, अब तो या तो तू रहेगा या हम रहेंगे, आ चल। समझे बच्चों? तो करे जो बचपन से होता। वहीं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एग्जैक्टली हसिया नहीं बेटा, हर्षित लाइक हसिया, खुखरी जो होती है ना वो हसिया तो नहीं एग्जैक्ट, बट कुछ हसिया जैसे होती है। वहीं मैदानी भागों के लोग के बारे में, मैदानी भागों के बारे में कहा जाता है, मिस सैंपल एक बहुत बड़ी ज्योग्राफर हैं, वही इस विचारधारा की प्रतिपादक रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैदानी भागों के लोग डरपोक होते हैं। भाई बुरा मत मानना, जो यहां से, मैं भी मैदानी भाग में कम करेजियस होते हैं, परंतु नवीनता के प्रति ग्राह्य होते हैं, नई नई बातें सोचते हैं, विचार सोचते हैं, नए नए आइडिया सोचते हैं। क्यों? खूब खाना खाए हुए, खूब प्रोडक्शन हो रहा है, पेट भरा हुआ है। तो जब पेट भरा होता है तो विचार कम निकलते हैं बच्चों। जब पेट भरा होता है, टाइम होता फुल टाइम, फालतू कोई बात नहीं, कल नहीं खेत जाएंगे, छोड़ो हटाओ यार, इतना प्रोडक्शन हो रहा, 6 महीने बैठ के भाई साहब हम आराम से खा सकते ना, तब खा सकते। पहाड़ों के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, काम करने में महिलाएं वहां की खासकर, वहां पर जंगलों में जाती हैं, लकड़ियां काट के लाती हैं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करके लाती हैं, बहुत मेहनती होती। मैं तो देखा हूं, रहा हूं। तो यहां पर संभववाद क्यों लिखा है सर, समझ में नहीं सर। फिर हमने पर्यावरणवाद में संभववाद क्यों लिखा है सर? हमने पर्यावरण में बाद में संभववाद कहां लिखा है? नियतिवाद लिखा है। तो यहां पर महिला पुरुष सबको पहाड़ी भागों में करेजियस और मेहनती बनना पड़ता, बहुत मेहनती होते। मैदानी भागों में खूब टाइम, खूब खाना। देखो अभी बच्चे ने कहा ना कि सर हमारे बैठके में 11 बजे तक बैठ के खूब गप्पे मारते, बिल्कुल सही बात। पूरे गांव की राजनीति होगी, पूरे मोहल्ले की, पूरे कस्बे की, यहां तक कि 10-20 गांव के, अरे पता है फला गांव में ना ऐसा हो गया, अरे क्या बताए तुम्हें भाई साहब, उसका लड़का जो है ना शिवराम, अरे वो बिगड़ गया है, और अर्जेंटवा की तो बात मत करिए, उसके तो आजकल भाई साहब लक्षण देख ठीक नहीं लग रहा उसका, तो देख रहा हूं कहां आजकल उठ बैठ रहा है। सच बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूं तुम्हें, अर्जेंटवा तो पूरा बिगड़ गया भाई साहब। सुनते कि नहीं आप लोग बच्चों? तो यहां कहने का मतलब यह है, खूब खाना, खूब प्रोडक्शन, आराम फुल माहौल, भरी जनसंख्या, खूब सारी जनसंख्या। एक बार तुमने आवाज दी, मान लो अपने खेत पर तुम हो और वहां पर कोई अचानक घटना घट गई, एक बार आवाज दो, मम्मी पापा भैया,
बचाओ, 10 लोग भागे हुए आ जाएंगे बच्चों तुरंत। बताओ 500 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 मिनट, 3 मिनट, है ना? तुरंत लोग पहुंचे। तो बचपन से आदत बन जाती है, आदत बन जाती है किसकी? दूसरे से सहयोग की। पता है बच्चों, शरीर पर प्रभाव देखो। मैं पहाड़ी भागों के लोगों का जो काफ होता है, यानी कि पैर का ये निचला वाला भाग, काफ समझ रहे आप लोग? जो पैर है ना, ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट पीछे वाला उभरा हुआ होता है। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? ये जो हमारा पैर है, ये फ्लैंजेस है, तो ये वाला जो पार्ट है पहाड़ी भागों के लोगों का बहुत उभरा होता है। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? थाई बड़ी स्ट्रांग होती है, थाई स्ट्रांग होती है। बताइए क्यों? पहाड़ों में बच्चों जब चढ़ते हो आप, ये फिजिक्स है पूरा, तो ग्रेविटी अप्लाई होती है। देखो ऐसे चलते हो ना पहाड़ों में, थोड़ा कैसे चलते हो जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं? हम लोग झुक के चढ़ते हैं कि नहीं, या ऐसे चढ़ते हो आप? बताओ। पहाड़ों में जब भी आप क्लाइंबिंग करते हैं तो कैसे चलते हैं? थोड़ा यूं चलते हैं, झुक के चलते हैं, ना कि ऐसे चलते हो एकदम टाइट होके। मैदानी भागों के लोग ऐसे चलते हैं सीधे, पर पहाड़ी भागों के लोग, पहाड़ों में ऐसे चलोगे आप तो ग्रेविटी कहां जाएगी? ये देखो फिजिक्स का पूरा लॉ, ये देखो यहां से ग्रेविटी बेटा इस पे आके बॉडी को मेंटेन करेगी, तो इस पे जोर ज्यादा पड़ेगा, तो जोर ज्यादा पड़ेगा तो इसकी मांस उभर आती है। समझे? मैदानी भागों के लोगों की नॉर्मल होती है। वहीं पर आप तटीय भागों में जाओगे, तट के लोग जो होंगे उनके हाथ मजबूत होते हैं बच्चों। दिस थाई एंड चेस्ट आर वेरी वाइड एंड स्ट्रॉन्ग। पहाड़ी तटीय भागों के लोगों का हाथ बहुत मजबूत होता है और चेस्ट वाइड होती है। बताओ क्यों? बोलिए। वाइड है पेन, क्योंकि उन्हें तैरना सिखाया जाता है बचपन से। उनका जो लाइवलीहुड है तैरने से पूरा होता है। समुंदर में जाएंगे, मछली मार के लाएंगे। इसलिए कभी आप लोगों ने देखा होगा नदी के पास जो लड़के होते हैं बहुत अच्छे तैराक होते हैं, और जो तैराक होते हैं बच्चों, सारा दम कहां लगता है? हाथ से लगता है। ऐसे तैरते हो ना, तो पानी ज्यादा प्रयोग हाथ का कर रहे हो कि पांव का कर रहे हो? ये देखो, तो चेस्ट पर अफेक्ट पड़ा। और फिर नाव चला रहे हो, चप्पू चला रहे हो, तो चप्पू जब चलाते हो, चलाया आप लोगों ने कभी? चप्पू चलाना बहुत दम लगता है, तो फिर चेस्ट पर जोर पड़ता है। तो यहां के लोगों का हाथ मजबूत और चेस्ट स्ट्रांग होती है। तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ा कि नहीं? बोलो। इसीलिए नाम दिया गया है पर्यावरणवाद। खैर जो भी है, आप ये मान के चल रहे हो मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, कैसा क्यों हूं? क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरा सराउंड डिसाइड करता है। एट दैट टाइम यू विल ऑलवेज रेस्पेक्ट नेचर, और जब रेस्पेक्ट करोगे तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे बच्चों, कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। परंतु वही विचारधारा कल शुरू हो चुकी थी, संभववाद। संभववाद क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। प्रकृति कुछ डिसाइड नहीं करती है, प्रकृति कहीं डिसाइड नहीं करने वाली है। देखो यही विचारों का खेल है बच्चों, कि एक व्यक्ति मानता है कि नहीं मेरे पिताजी बड़े सम्माननीय हैं, तो एक व्यक्ति मानता है अरे पापा कुछ नहीं भैया, उन्होंने पैदा कर दिया हमें इस दुनिया में, और क्या है, कुछ नहीं। और रही बात पालना पोसना, अरे भैया पैदा किया है तो पालेंगे पोसेंगे, और क्या, कौन सी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है? बोलो। और सुन लो भाई,
हाँ, उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, ठीक है, ताकि तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, हम कौन से मना कर रहे हैं, ठीक है, अरे जब बूढ़े होंगे तो हम भी भेज देंगे उसमें, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम में अपना रहेंगे वहीं पर, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूं। बोलिए बच्चों, ये भी तो विचारधारा है। विचार तो दोनों हैं, परंतु दोनों दूसरे विचारधारा में बताओ क्या होगा। आजकल वैल्यू टूट नहीं रही है। जब तुम ये मान रहे हो कि मानव भी प्रकृति के समान एक सृजनशील प्राणी है और यह अपनी बुद्धि विवेक से कुछ भी कर सकता है, जैसे प्रकृति दुनिया को बनाई हुई है, मानव भी इस प्रकृति में खूब सारी चीजों को बना सकता है, बना रहा है। मैं चाहूं तो चंद्रमा पे भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो मंगल ग्रह पे भी जा सकता हूं, और मैं चाहूं तो सूरज को भी छू सकता हूं। क्यों बच्चों, आजकल बहुत से अभियान सूरज की ओर जा नहीं रहे हैं क्या? आज ये बात आप लोगों को बड़ी भारी लग रही होगी, मैं बोल रहा हूं तो, परंतु हो सकता आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल बाद, 50 साल बाद कोई ऐसी मशीन बने जो सूरज के नजदीक चली जाए, सूरज के बारे में और एसेस करके आए। जरा सोचो, आज से 80 साल पहले क्या चंद्रमा पर कोई सोच सकता था? आप जैसे युवा केवल बैठ के शायरी लिखते थे कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी कहो खुदा की कसम लाजवाब हो, यही सब शायरी लिखते थे। अर्जंत अक्सर लिखता था, कई बार पकड़ा गया, पिताजी ने धुनाई भी की। क्यों? शायरी तो लिखते थे। या गाना गाता था अर्जन, चांद चुरा के लाया हूं मैं, चांद चुरा के लाया हूं, चल आ बैठे चर्च के पीछे। ऐसे बहुत सारे गाने है ना, चांद पे खूब सारे गाने आप जैसे युवा लिखते हैं, परंतु आज कुछ नहीं समझ में आता। अरे ठीक है चांद, आजकल कितने युवा चांद पे गाने लिखते हैं, बोलो कितने युवा चांद पे गाने लिखते हैं? बहुत कम। क्यों? अरे चांद वैसी उभर खाबड़ सा है, बेकार सा है, कुछ उसमें थोड़ी ऐसा थोड़ी ना। तो कहने का मतलब यह है कि मानव आज चाहे तो मंगल ग्रह पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि बच्चों कुछ एक विद्वान हुए जैसे जीन ब्रून्स, इस विचारधारा के प्रतिपादक थे विडाल डी लाब्लांस, विडाल डी लाब्लांस, विडाल डी लाब्लांस, जीन ब्रून्स, जीन ब्रून्स एक बड़े फेमस विद्वान थे। उन्होंने कहा प्रकृति निसहाय है, कुछ नहीं, बेकार की बात है। व्हाट इज नेचर? जैसे आज की डेट में देख लो, बहुत से लोग होते भगवान को लेकर क्या कहते, एथिस्ट होते, नास्तिकवादी। देखो भैया कुछ नहीं, भगवान अपने कर्म से सब कुछ मिलता है, अपने कर्म से मिलता है, बाकी कुछ नहीं, सब भगवान कौन, खुदा कौन, गॉड कौन, ये नथिंग हम नहीं मानते भैया, जैसा हम करेंगे हमें वो मिलेगा। बोलो, ये भी विचारधारा के लोग होते। तो इन्होंने माना कि कुछ नहीं, प्रकृति है, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और ये सुनो, ये जो तो कॉल्ड आप प्रकृति कह रहे हो ना, प्रकृति में ये जो जितनी भी चीजें हैं, पता किस लिए बनी है? पता है किस लिए बनी है? तुम्हारे लिए। प्रयोग करो, अपने जीवन को आनंदित बनाओ, अपने जीवन को आनंद करो। तभी तो आजकल गाना चलता, खाओ पियो ऐश करो सुनियो। कैसे गाना है? दिल ना किसी का दुखाओ ना। क्यों बच्चों? खाओ पियो ऐश करो, दिल तो किसी का दुखाओ ना, कुछ ऐसी गाना है ना। यस, आजकल हमारी लाइफ क्या हो गई है धीरे धीरे बच्चों? क्या हो गई है? आज में जियो, कल किसने देखा है? और मजे करो यार, खूब मजे करो, कोई कुछ नहीं, बेकार की बातें। और प्रकृति में जो जंगल है, ये प्रकृति में जीव जंतु हैं, तुम्हारे लिए हैं। जब यह विचारधारा फैली बच्चों,
इसने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने अभी कहा था ना, जिस दिन मान लोगे कि तुम्हारे पिता मम्मी पापा कुछ नहीं, सब कुछ बदल जाएगा, संबंध ही बदल जाएंगे बच्चों, दुनिया ही बदल जाएगी। समझे? ऐसी यहां पर हुआ। अब तक मानव जो प्रकृति में एक निसहाय प्राणी, प्रकृति को मां मानता था। इसलिए देखो हमारी विचारधारा क्या कहती, भारतीय संस्कृति नेचर मॉम। आजकल सुनते हो कि आजकल प्रोडक्ट भी आ रहा है नेचर मॉम। देखो मानव घूम के वहीं आ गया बच्चों, फिर से प्रोडक्ट है ना नेचर मॉम, बड़ा महंगा बिकता है, सुना होगा आप लोगों ने। नेचर को सब फिर मॉम मानने लगे। न्यूजीलैंड वाले नदी को मां मानने लगे। हमारे यहां तो पहले ही माना जाता था, कौन सी नई बात। क्यों बच्चों? हमारे यहां माना जाता था कि नदियों को मां मानते हैं कि नहीं, गंगा मैया। और हमने सिर्फ गंगा मैया नहीं माना है, हमने जीव माना है पूरी तरह से, जो जन्म देती है। गंगा के पुत्र है ना चंदा मामा। यस, देखो चंदा को भी हमने मामा मान लिया, जीव माना है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। देखो कितने सारे, यानी कि पहले तुम नेचर के नजदीक थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं ना, नेचर के नजदीक होने की वजह से पहले गाने नेचुरल होते थे। पुराने गाने नेचुरल चीजों से जुड़े होते थे, बादल, बरसात, हवाएं, पौने, ये वो। अब 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। मतलब ये क्या है, संभववाद है ना, भारत माता। बिल्कुल बच्चों, तो यहां पर ये सब चीजें थोड़ा सा सोचो। जब ये सोचोगे तो विकास समझ में आएगा, सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, और जब इवॉल्व हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे चीजों का है। इसलिए मैं यहां पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, एम्फेसिस कर रहा हूं। लिखो आगे। इस विचारधारा के, इसी को आगे बढ़ा, इस विचारधारा के प्रतिपादक, इस विचारधारा के प्रतिपादक विडाल डी लाब्लांस थे। विडाल डी लाब्लांस थे। विडाल डी लाब्लांस थे। लाब्लांस थे। इसी विचारधारा के इसी विचारधारा के समर्थक, इसी विचारधारा के समर्थक जीन ब्रुन्स का, जीन ब्रुन्स का तो यहां तक मानना था कि, जीन ब्रुन्स का यहां तक मानना था कि, यहां तक मानना था कि प्रकृति निसहाय है। मानना था कि प्रकृति निसहाय है, निसहाय है, और प्राकृतिक संसाधनों पर सर्वप्रथम अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर सर्वप्रथम अधिकार मानव का है। मानव का है। आप लोग क्या मानते हो बच्चों? आधुनिक विचारधारा क्या कहती है? मानव इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, यह विचारधारा है कि नहीं? तो वहीं हमारी प्राचीन विचारधारा क्या थी? अरे भाई हम तो निमित्त मात्र प्राणी हैं। सुना है कि नहीं आप लोगों ने सब चीजें कभी? अब चूंकि आप लोग फिलॉसफी, आप लोग लिटरेचर और बहुत सारी चीजें पता नहीं कितना पढ़ पाते होंगे कि नहीं। पहले देखो, आज भी साधु महात्मा कई बार बोलते हैं बड़े लोग, अरे भाई हम तो निमित्त मात्र प्राणी हैं। लाइन पर ध्यान देना, निमित्त मात्र, एक बहुत छोटे से प्राणी है ना।
एंड वी आर जस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, निमित्त मात्र, बहुत छोटे से जितने सारे हैं वहां पर, उसी में से हम भी हैं छोटे। परंतु आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते कि भाई अरे मानव सर्वश्रेष्ठ है। भाई साहब, मानव से बड़ा है कोई, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? इसीलिए देखो अहंकार किसमें होता है, मानव में होता है कि शेर में होता है? बोलो बच्चों, मानव में होता है। किसी भी जंतु में अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं होता। और जब ये मान लिया कि सारे संसाधन तुम्हारे लिए हैं, ये जंगल तुम्हारे लिए हैं, काटो लकड़ी, बनाओ महल, बढ़िया सा बेड, बढ़िया सा भाई सोफा, बढ़िया सा ये, जब शिवराम बनवाएंगे सोफा, ये वो जंगल कटेंगे, घर में भाई मेरे बढ़िया सा फर्नीचर होना चाहिए, खिड़की जो है ना थोड़ी खास तरह की होनी चाहिए, एक बड़ा सा मकान बनाओ, एसी लगवाओ घर में, भाई फ्रिज होना चाहिए, थोड़ा ठंडा पानी होना चाहिए। तो फिर बताओ बच्चों, सीएफसी तो निकलेगी ना, और सीएफसी निकलेगी, सीएफसी निकलेगी तो ओजोन डिप्लीशन तो होगा। एसी चलेगी, पंखा चलेगा, बिजली जलेगी, बहुत सारी चीजें जलेंगी बच्चों, तो ऊर्जा का कंजम्पशन होगा। और ऊर्जा का प्रोडक्शन कैसे होगा फिर? बाय फॉसिल फ्यूल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो फिर ग्लोबल वॉर्मिंग। एकदम बदल गया विचार, बदल गया। यानी कि इस विचारधारा ने मानव की सोच को ही बदल दिया, एकदम चेंज कर दिया। और उसी का परिणाम ये हुआ बच्चों, 1950 के बाद इतना तेजी से कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिला, यानी कि उपभोक्तावाद को, उच्च जीवन शैली को, पैसे को इतना महत्व मिला कि सब नियम बदल गए। परिणाम स्वरूप प्रकृति का क्षरण प्रारंभ हुआ। समझे? और जब बच्चों ये सब चीजें होती हैं तो देखो उसी में कुछ लोग सामने आते हैं। उसी में हमारे माननीय शिवराम जी सामने आए और उन्होंने कहा, अरे देखिए भाई, आप लोग गलत काम कर रहे हो, सुनो सुनो, सुन लो मेरी बात। ये जो नियतिवाद बता रहे हो, नियतिवाद यानी कि नियत है, प्रकृति जैसा करेगी उसी अनुसार नियत है, तुम वही करोगे, इसलिए नाम है नियतवाद, पर्यावरणवाद। उन्होंने बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की कि भाई देखो कुछ प्रॉब्लम तो इसमें भी है, ऐसा भी नहीं है कि मानव सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का गुलाम है। समझे? ये भी बात गलत है। मानव कुछ अपना दिमाग भी लगा के कुछ करता है, और ये तो काफी हद तक कतई गलत है कि सब कुछ मानव। सुन लो, मानव केवल वहीं तक कुछ कर सकता है जहां तक प्रकृति सपोर्ट करती है। यह भी समस्या है, यह भी समस्या है। उसी को बैलेंस करते हुए इन्होंने एक नया वाद दिया, नवनियतिवाद। लिखिए बच्चों, नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। लिखो, नवनियतिवाद, नवनियतिवाद पर्यावरण और संभववाद में, पर्यावरण और संभववाद में व्याप्त अतिवाद का विरोध करता है, में व्याप्त अतिवाद का विरोध करता है। इसके प्रतिपादक ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान, इसके प्रतिपादक ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान
ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर थे जिन्होंने अपनी पुस्तक द ऑस्ट्रेलिया ये ध्यान रखना, पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये अपनी पुस्तक द ऑस्ट्रेलिया में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, अपनी इस विचारधारा में उसने मानव प्रकृति की कुछ निश्चित दशाओं में बताया कि मानव प्रकृति की कुछ निश्चित दशाओं में सर्वोत्तम विकास कर सकता है, विश्व के कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानव पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं, विश्व के कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानव पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव पर प्रकृति का नियंत्रण है, अतः मानव की अपने ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग प्रकृति से सामंजस्य बनाने में करना चाहिए, अब ये बताओ बच्चों, ये लाइन कुछ समझ में आ रही है? ये सारी इस लाइन का सार है क्या भाई? मानव जो भी विकास वृद्धि कर रहा है, प्रकृति को नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए।
तो यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएंगे तो प्रकृति और मानव में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो 3 अवस्थाओं में, आखेटक काल, पशुपालन काल, कृषि काल, कुछ हद तक जो है वहां पे कभी प्रकृति और मानव का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। समझे बच्चों? हम तकनीक का यूज करते थे प्रकृति के सामंजस्य बनाने में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो बच्चों, आप लोग लाठी गांव में देखी है, सबने लाठी तो देखी होगी। गांव देहात में पहले लोग लाठी लेके रात में जब निकलते थे, गांव में निकलते थे रात के समय, तो लाठी लेके जरूर जाते थे बच्चों। पता आप लोगों को? आज भी हो सकता आप लोग कुछ अनुभव करते हो। पहले लोग एटलीस्ट लाठी लेके जरूर गांव में रात में कहा ही जाता था, अरे लाठी ले लो भाई, लाठी ले लो, लेके लोग निकलते थे। क्यों? लाठी का क्या महत्व भाई? लाठी एक टेक्निक है, एक सुरक्षा का यंत्र है, पर क्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, नहीं बच्चों। और देखो गांव देहात में जब लाठी से लोग चलते थे रात में, तो लाठी ऐसे गिराते रहते थे, यानी कि जब चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे लाठी को गिराते रहते थे जमीन पे। क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों गिराते रहते थे रात में? चलते रहते थे ऐसे जमीन पर लाठी यूं ही ऐसे पटक देते थे। इससे क्या फायदा होता था बच्चों? बोलो। सांप, बिच्छू, ऐसे जो जहरीले जीव जंतु हो रास्ते से भाग जाएं। कई बार शाम को शायद आप लोग जानते हो, जब गर्मियों के समय हल्की हल्की बड़ी मंद पुरवाई चलती है, ठंडी ठंडी पुरवाई, तो पता आप लोगों को बहुत सारे जो सांप वाप होते हैं ना, बिल में से निकल के रास्ते पे साफ सुथरे भाग पर बैठ जाते हैं यहां पर, और बैठ के हवा खाते हैं। पता है कभी आप लोगों ने देखा इस चीज को? इसलिए गांव देहात में मना किया जाता है, हवा पुरवाई जब चलती है ना, तो कभी भी बिना लाठी के लोग नाइट में जाने नहीं देते हैं। अरे लाठी वाठी ले लो। तो सांप बैठे हुए हैं और आप भागे जा रहे हैं, भैया जल्दी चलो, और आपका पैर पड़ गया। परंतु बच्चों, लाठी है, आप ऐसे पटक रहे हैं तो काफी दूर पहले ही सांप को धमक आ गई, यस कोई आ रहा है। अचानक धमक लग गई कि हाँ भाई कोई आ रहा है, सांप तुरंत रास्ते से हटके सुरक्षित स्थान पर चला जाएगा। ये बताइए, आप भी बच गए, सांप भी बच गया, दोनों का लाभ हुआ कि नहीं? अब आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग कहें अरे सर सांप को क्या फायदा, उसको तो मार ही देना चाहिए। क्यों बच्चों? सांप बड़े नुकसानदायक होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि सांप बड़े नुकसानदायक होते हैं और मार ही देना चाहिए, वो तो मर जाते तो अच्छा था। नहीं बच्चों, अब आप लोग समझ गए या नहीं? नहीं सब लिख रहे हैं। सांप बेटा नुकसानदायक नहीं, मैंने पहले ही कहा प्रकृति में कोई भी जीव नुकसानदायक नहीं। सांप का भी अपना लाभ है, यह चूहा और बहुत सारे अनवांटेड जीव जंतुओं को कंट्रोल करता है। समझे? वातावरण में व्याप्त जहरीले पदार्थों को अवशोषित करता है। पता आप लोगों को? तो उसका अपना फायदा। समझे? काटने का जो उसमें जहर पाया जाता है बच्चों, उसकी सुरक्षा के लिए, आप पर अटैक करने के लिए नहीं है। शायद आप लोग जानते हो, सांप कभी अटैक नहीं करता है, सांप केवल डिफेंस करता है, अपने को डिफेंड करता है, डिफेंड करता है। मेरे काटा है सांप, भाई शिवराम तुम्हें सांप काटा है? अरे वो कोई पानी वानी वाला सांप काट लिया होगा, कोबरा तो नहीं काटा होगा, मैं समझता हूं वाइपर, रसल वाइपर ये सब नहीं काटा होगा, वही सिंपल कोई काट लिया होगा, है ना? तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि उस लाठी का आविष्कार तुम्हें भी बता रहा है और बचा रहा है, और सांप को भी बचा रहा है। तो ऐसे सामंजस्य, इसी सिद्धांत में ग्रिफिथ टेलर एक बात कहते हैं, आप लोग पढ़ चुके भी हैं,
ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं कि जरा सोचो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों, कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जो शहर हैं वो तटी भागों में ही क्यों हैं? क्यों हैं तटी भागों में सारे बड़े शहर? उन्होंने कहा प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों ने सामंजस्य किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग मरुस्थली है, शुष्क है, कई तरह की समस्याएं हैं, तो हमारे पूर्वज जो थे तटी भागों में बस गए, जहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक सर्दी पड़ती है। तो ये तीनों विचारधाराएं याद रखेंगे बच्चों, याद रहेंगे आप लोगों को, यानी कि इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। लिखो आगे इसी में नेक्स्ट पैरा। बाद के समय में यही विचारधारा धारणीय विकास का आधार स्तंभ बनी। धारणीय विकास का आधार स्तंभ बनी। समझे बच्चों? ये बात समझ में आ रही है? हुआ ये देखो, यह विचारधारा धीरे धीरे पॉपुलर हुई और 1970 तक आपकी नवनियतिवाद काफी वो क्या बोलते हैं, संभववाद काफी पॉपुलर हो ही चुकी है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है कई तरह की। उसी समय एक और विद्वान थे मीडॉज, ये शायद आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा हो, नाम इनका सुना हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मीडॉज और फोस्टर नाम के दो विद्वान थे। फोस्टर, इन्होंने कहा, एक नई विचारधारा दी, वो थी लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ, वृद्धि की सीमाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर वृद्धि की सीमा होती है। ये जो तुम इतना तेजी से विकास कर रहे हो, इसी गति से विकास होता रहा तो आने वाले समय में बच्चों ये जो पेट्रोलियम है, लोहा है, कोयला है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? उस समय इनकी बड़ी हंसी उड़ाई गई। अरे मूर्ख हो तुम यार, प्रकृति में इतना पेट्रोल है, इतना डीजल है, इतना जंगल है, इतना कभी खत्म भी होगा, फालतू बात करते हो तुम। उस समय बड़ी हंसी उड़ाई गई, बहुत हंसी उड़ाई गई। पर इन्होंने कहा नहीं, समझो, इन्होंने एस्टिमेशन किया कि देखो भाई, इसी तरह से यदि कोयला प्रयोग हुआ तो आने वाले इतने 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रयोग हुआ तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। सबने हंसी उड़ाई, परंतु बच्चों होने लगा है कि नहीं, बताओ आप? इस समय ऐसा हो रहा है, दो चार एग्जाम्पल बताओ अभी रिसेंट के, जहां पर पेट्रोलियम के बहुत सारे कुएं सूख गए, कोल माइंस बंद कर दी गई क्योंकि कोयला खत्म हो गया। कुछ ऐसा एग्जाम्पल सुना आप लोगों ने? जैसे सऊदी अरेबिया, सुना होगा आप लोगों ने। अभी सऊदी अरेबिया में बहुत सारे पेट्रोलियम के कुएं सूख गए, खत्म हो गए बच्चों। इसीलिए तुम लोग पढ़ते होगे न्यूज में कि अभी मजबूरी में सऊदी अरेबिया ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है, और इसी क्रम में उसने पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे काफी साल पहले इस बात को यूएई ने समझ लिया था, तो यूएई ने अपने धन का जो भी धन आया उसको विकास कार्यों में लगाया, और बहुत सालों पहले उसने पर्यटन को अपने आप बढ़ावा दिया। इसलिए तुम लोग देखो दुबई और आबू धाबी, ये सब पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र, बुर्ज खलीफा है ना, देखो खूब सारे लोग टूरिस्ट जाते हैं वहां पर घूमने। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पेट्रोलियम खत्म, इसी तरह से ब्रिटेन में कोयले की खानें खत्म, अपने यहां बहुत सारे लोहे की खानें एग्जॉस्ट हो गई हैं झारखंड में। तो इस तरह से यह विचारधारा जब लिमिट्स टू ग्रोथ आई, यही लिमिट्स टू ग्रोथ विचारधारा बच्चों आगे
फिर रोम क्लब में स्थापित हुई, रोम क्लब की स्थापना की, और यही रोम क्लब फिर आगे बढ़कर धीरे धीरे धारणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो धारणी विकास क्या कहता है बच्चों, बताओ? कि विकास ऐसा करो जो आज भी काम आए, कल भी काम आए। यानी कि वो वाला गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझे कि नहीं? लगातार बना रहे। देखो ना क्या गा रहा ना, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी कि पहले भी हम आराम से जीते थे, हम भी जिए और आने वाले संतति भी जिए। ऐसा ना हो बच्चों कि कल हम जब जाएं तो हम अपने संतति को क्या दें? गंदा पानी। यारे सब नदियां पॉल्यूटेड हो गई, दादा हमारे बड़े बेकार थे, बाबा हमारे बड़े पापा बड़े बेकार थे ना। तो यही है धारणी विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी। यस, लिखो लास्ट, धारणीय विकास, धारणीय विकास। धारणी या स्थायी विकास या सतत विकास, धारणी विकास या सतत विकास या स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। अर्थात सतत विकास की इस अवधारणा में, अर्थात सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही, पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पैरा, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख लें, शायद जानते हो आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने
अपने रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति, अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति सिंगल कोमा बंद विश्व संरक्षण नीति में किया था। कई बार पूछ दिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किस संस्था ने किया था, तो याद रहेगा IUCN। नंबर 2, 1987 में WCED में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को परिभाषित किया था, इस शब्द को परिभाषित किया था। याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, ये सब पूछे जाते हैं वर्ड, ध्यान रखना। एजेंडा 21 कब घोषित हुआ, तो रियो सम्मेलन में, ईयर 1992। एजेंडा 21 या रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। तो ये बच्चों यहां पर कुछ समझने वाली बातें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। समझे कि भाई क्या है, कैसे है। ये देखो यहां से अब ये विचारधारा सामने आई, यानी कि जब एजेंडा 21 आया जिसमें यह महसूस किया गया कि मानव कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे 1970 के दशक तक आते आते हमें ये कुछ बात पता चलने लगी कि भाई तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है,
एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 1970 के दशक के लास्ट तक आते आते हमें यह पता चलने लगा कि भाई ओजोन डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर टूट रही है, घट रही है, कम हो रही है, पतली हो रही है, और इसी तरह से हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो भाई फिर क्या किया जाए, मिल बैठ के समझाएं कि देखो शिवराम भाई, वो जो काम कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, समझा करो, है ना। और ऐसा है भाई जानवी, ये काम मत करो भाई, ये जो फैक्ट्री लगा रखी है ना, इतना धुआं छूट रहा है तुम्हारी फैक्ट्री से, इसको कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो। तो कैसे कंट्रोल होगा, रिसर्च डेवलपमेंट करो, कुछ नए तकनीक यूज करो ताकि कम से कम धुआं निकले। और हाँ सुनो भाई सपना, ये जो फैक्ट्री लगा रखा है ना, और इसे गंदा पानी तुम नदी में फेंक रही हो ना, गलत बात है। तो क्या किया जाए सर, तो बेटा इसको पानी को ट्रीट करके नदी में डालो। यस, तो ये जब समिट होती हैं बच्चों बड़ी बड़ी, और न्यूज में तुम लोग हर साल सुनते रहते होगे कि भाई ये समिट हुई, ये समिट हुई, कोप की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री गए, तो पेरिस समिट हुई, सुनते रहते होंगे आप। उसमें देखो बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा, आजकल आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हैं, आप सभी यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंट का एक पेपर जोड़ दिया गया है। बोलिए हाँ या ना। कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, एक पेपर जोड़ दिया गया कि नहीं, जो कंपलसरी होता है पास करना। हालांकि नंबर नहीं जुड़ेंगे पर पास करना जरूरी है। यानी पढ़ो पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मेडिकल पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में तो खैर होगा ही खूब सारा, इन ईच एंड एवरी डिसिप्लिन, एंड नॉट ओनली एट द ग्रेजुएशन लेवल, बट अब तो मैं देख रहा हूं बचपन से ही सिखाया जा रहा है। यानी कि 5वीं क्लास में स्कूलों में भी बच्चों, कभी कभी देखते होंगे ग्रीन डे मनाया जाता है, और पता चला कि बच्चों को पौधा वौधा लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोजेक्ट मिलते हैं, देखा कि नहीं। क्योंकि ये महसूस किया हो गया सर 12th में मैं ये सब देखो सब लगाए जाते, पौधे लगाए जाते। यस सर, बॉटनी में भी, हर जगह कोई भी डिसिप्लिन हो बेटा, जब बोल दिया हिस्ट्री में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, मेडिकल में भी होगा, तो बाकी तो सब जगहों का होगा। बॉटनी तो नेचुरल है। तो यहां पर अब देखो लोगों को जोड़ा जा रहा है। पहले यही बात बच्चों को मम्मी पापा सिखाए करते थे, दादा दादी सिखाए करते थे, ना बेटा ना 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 ना, चींटी को नहीं मारते, नहीं चींटी को नहीं मारते, याद करो बचपन में। क्यों बच्चों, बोलो, बचपन में सिखाया गया होगा आप लोगों को। अरे जब आप छोटे बच्चों के चींटी जा रहे हो कहीं पर मारते होंगे, आज भी आप देखते होंगे तो मना करते ना, बट चींटी नहीं मारती, गंदी बात है। ओहो मर जाएगी, तुम भी क्या सपना करती हो बेटा, गंदी बात। बोलो, होता है कि नहीं। तो वो क्या है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों। किसी जीव को मारते नहीं है ना बेटा, ना। शिवराम देखो मारते नहीं बेटा, अर्जन ना, छोड़ दो, कुत्ता जा रहा, अरे छोड़ो यार, है ना। तो इस तरह से वैल्यूज सिखाई जाती थी। धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट गया, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, तो ये वैल्यूज भी छूट गई। तो ये हुआ कि भाई अब वैल्यूज कम से कम स्कूलों में तो पढ़ाई जाए, तो भाई आजकल पढ़ाई जा रही। तो अब ये है से देखो सब्जेक्ट शुरू हो गया, इसीलिए फिर आपके यूपीएससी ने भी आपके सब्जेक्ट में जोड़ दिया है। इसलिए यूपीएससी ने भी जोड़ दिया कि ना भाई अर्जन पढ़ा करो, तुम पढ़ोगे नहीं तो कल डीएम बनोगे, कैसे काम करोगे, है ना। तो ये सब बातें हैं। अब जरा देखो, अब जरा सोचो, मानव का क्या प्रकृति पे कुछ प्रभाव पड़ता। मेरी मम्मी तो चींटियों को स्पेशल भोजन खिलाने जाती हैं। बिल्कुल बेटा, होता है, बिल्कुल। मैं सुबह पार्क में जाता हूं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं,
और आटा लेके आती हैं पार्क में, जहां जगह जगह चींटियों की मांद है वहां पे आटा गिराती। ये देखो संस्कृति है हमारी। उनसे ये पूछो कि आखिर क्यों खिला रही हो, तो हो सकता है बेटा उसकी बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल व्याख्या ना कर पाए, परंतु देखो हमने एक चीज जोड़ दी है, पुण्य। वेरी गुड, पूनम ने सही कहा, पुण्य से। हमारे पूर्वजों ने ज्यादातर चीजों को पाप और पुण्य से जोड़ दिया था कि आटा आप खिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा, पानी पिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा। पार्क में जाता हूं तो मैं देखता हूं एक लेडी रोज सुबह 2 लीटर वाला पानी की एक पेप्सी वाली बोतल लेके आती है, और जगह जगह उतने वो रख के ऐसे ऐसे छोटे छोटे पानी के, उन सब में भर के जाती है लेडी। समझे बच्चों कि सभी जीव जिए, सभी जीवों का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। आप लोगों ने अपने अपने एरिया में देखा होगा, मैंने बचपन में देखा है बच्चों इस चीज को, अभी भी समहाउ दिस वैल्यू आर पॉपुलर, कि बाग में जो पेड़ होता था आम का पेड़, और आम के पेड़ पर जो सबसे ऊंची डाली ये वाली होती थी, समझे बच्चों, टॉप वाली डाली है, इसके जब आम तोड़े जाते थे तो इस सभी के डाल के आम तोड़ लिए जाते थे, ये आम नहीं तोड़ा जाता था। पता है बच्चों आप लोगों को, ये आम नहीं तोड़ा जाता था। क्यों? आज भी है, ये आम नहीं तोड़ा जाता चिड़ियों के लिए। चिड़ियां आएंगी, खाएंगी, बहुत सारे जीव जंतु आएंगे। देखो हम पेड़ अब कट गए हैं, बार बार सुनते होगे, आगे पढ़ोगे कि आवास का क्षय होने की वजह से जीव जंतु मर गए, खत्म हो रहे हैं। तो यही सब तो हुआ, पेड़ भी कट गया, और अब तो अर्जेंट कह रहा ना भैया एक एक आम को तोड़ लो, एक एक आम को हम खाएंगे। चिड़िया उड़िया क्यों खाएंगे भाई? पता, आपने देखा होगा, अब तो वैल्यू कम हो गई है, पहले ग्रांडपा के समय ज्यादा वैल्यू थी, हो सकता है आपके पापा भी कुछ हद तक फॉलो करते हों, कि पहले बूढ़े लोग जब खाना खाते थे तो थाली में जितना भी फूड होता था, एक अलग से कटोरी आती थी, उस कटोरी में उतना उतना इतना इतना खाना निकाल के, थोड़ी सी दाल, आधी रोटी, थोड़ा सा वो निकाल के रख दिया जाता था उस कटोरी में। तो जब वो खाना खा लेते थे तो इतना खाना घर के छत पर या छप्पर पर फेंक दिया जाता था। गाय के लिए तो अलग रोटी ही निकलती है बेटा, गाय के लिए अलग से रोटी निकलती है। एक पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ते की, यही है ना। तो अब इससे सोचो कितना हम लोग प्रकृति में सामंजस्य बनाए हुए थे, हमारी वैल्यूज कितनी हाई लेवल की थी बच्चों। इनडायरेक्टली हम लोग सब चीजों को, जब हम बचपन में जामुन तोड़ने जाते थे तो हमें कोई चोच मारने भागते थे और जामुनों की सुरक्षा करते थे। बिल्कुल बेटा, बहुत सारी चीजें थी। तो हम तो रखते हैं अभी भी थोड़े आम, ताकि सीजन के अंत तक कोई आम खाए जाएं तो निराश होकर न लौटे। बिल्कुल बेटा, पहले था, पहले लोग आते थे पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, भैया लो 2 आम खा लो, तुम भी खाओ, चलो। ये वैल्यू मैंने हाल तक देखे हैं, मतलब 30-40 ईयर्स, 30 ईयर पहले, 20 ईयर पहले तक ऑल दीज वैल्यू वॉज वेरी पॉपुलर, बट नो डाउट नाउ एडेज इन रूरल एरिया ऑल्सो वैल्यूज आर चेंजिंग। तो आज भी अभी भी बूढ़े लोग जो हैं, ग्रैंडपा वगैरह, फादर, ये तो मैंने देखा है कि खाना निकाल के इतना छप्पर पर फेंक दिया जाता था, तो चिड़िया आती थी, खा लेती थी। यानी कि उनका भी, जरा सोचो बच्चों, क्यों ऐसा किया जाता था। यानी कि ये जो खाना पैदा हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन। उन चिड़ियों का, उन पक्षियों का, उन जंतुओं का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस बनी रहनी चाहिए। पता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो आपके समय तक आते आते बैल खत्म हो गए हैं ज्यादातर क्षेत्रों से,
पहले बैल पाले जाते थे तो रात में प्रत्येक बैल को, भैंस को, गाय को एक एक रोटी खिलाई जाती थी। देखा कभी आप लोगों ने? क्यों क्यों ऐसा? प्रकृति में उनके महत्व को, कि ये जो खाना पैदा हुआ है ना, ये पता है किसकी वजह से पैदा हुआ है? ये बैल जो खेत जोता है, मेहनत किया है, उसकी वजह से हुआ है। तो पहला अधिकार उसका तो गाय को खिलाया जाता था। क्यों? गाय पैदा की है उस बैल को, मां है वो, तो सबसे पहले रेस्पेक्ट किसका? मां का। इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ वैल्यूज, देन आपका नेचर, प्रकृति हमेशा सुरक्षित रहेगी बच्चों। बट चेंजिंग विद द टाइम सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ समस्याएं आ रही है। अब लिखो फिर, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव दोनों तरह से देख सकते हो बच्चों। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, और मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। तो नो डाउट मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो घोषित है ही, हमारा जीवन बिना पर्यावरण के है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, हमारे सभी आचार विचार, रहन सहन, खान पीन पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। परंतु मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहा है भाई, ये हमें जानना जरूरी है। तो ये दोनों तरह से प्रभाव डाल रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहीं से आपके मेंस की बातें शुरू हो गई है। अप्रत्यक्ष लिखो, प्रत्यक्ष हेडिंग दो, प्रत्यक्ष। मानव ने जब से कृषि कार्य प्रारंभ किया, मानव ने जब से कृषि कार्य प्रारंभ किया जंगलों की कटान करके, जंगलों की कटान करके कृषि क्षेत्रों में निरंतर विस्तार किया है, कृषि क्षेत्रों में निरंतर विस्तार किया है। फुल स्टॉप। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया और मानवीय गतिविधियां विविधीकृत होती गईं, विविधीकृत होती गईं, कौमा भूमि उपयोग में भी परिवर्तन बढ़ता गया, भूमि उपयोग में भी परिवर्तन बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्वनीकरण, इसके परिणाम स्वरूप निर्वनीकरण में वृद्धि हुई, इसके परिणाम स्वरूप निर्वनीकरण में वृद्धि हुई, जिससे मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, नदी की तली में अवसादीकरण, नदी की तली में अवसादीकरण, अवसादीकरण में वृद्धि, नदी की तली में अवसादीकरण में वृद्धि, वृद्धि जो अंततः
जैव विविधता के ह्रास का कारण बनती जा रही है, जो अंततः जैव विविधता के ह्रास का कारण बनती जा रही है। नंबर 2, निर्माण एवं खनन कार्य में वृद्धि। निर्माण एवं खनन कार्य में वृद्धि कौमा जैसे नदियों पर बांध बनाना, जैसे नदियों पर बांध बनाना एवं उससे नहर निकालना, एवं उससे नहर निकालना, पर्यावरण पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। खनिजों के खनन से भी अनेक प्रकार के अवांछित पदार्थ, खनिजों के खनन से भी अनेक प्रकार के अवांछित पदार्थ वायुमंडल में पहुंच रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मौसम के रूपांतरण होने से विभिन्न प्रकार की फसलें दुष्प्रभावित हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें दुष्प्रभावित हो रही हैं। प्रभावित हो रही है। मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अब लिखिए नंबर 2, अप्रत्यक्ष प्रभाव। कीटनाशक नंबर 1, कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक दवाओं के माध्यम से खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे खाद्य श्रृंखला दूषित हो रही है।
जिससे खाद्य श्रृंखला दूषित हो रही है। जैसे डाइक्लोफिनेक सोडियम पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा है। पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा है। जो उनके शरीर में संचित हो जाती है। जो उनके शरीर में संचित हो जाती है। संचित हो जाती है। जब मरे हुए उन पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो उनमें नकारात्मक प्रभाव गिद्ध खाते हैं तो उनमें नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। अतः देखते ही देखते भारत में एवं विश्व के अन्य भागों में गिद्ध खतरे के स्तर तक पहुंच गए। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं? इतने सारे गिद्ध हुआ करते थे, अब कहां है गिद्ध भाई? तो मानव का प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, बोलो। नंबर 2, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का विस्तार। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का विस्तार भूमि उपयोग में परिवर्तन ला रहा है। भूमि उपयोग में परिवर्तन ला रहा है। जिससे मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है। यही कारण है कि शहर धीरे धीरे उष्मा द्वीप बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे उष्मा द्वीप बनते जा रहे हैं। बढ़ते नगरीकरण के लिए बच्चों या बढ़ती जनसंख्या से आप यूं मतलब निकाल सकते हो, आप लोगों ने भी देखा होगा और पहले भी मैंने ज्योग्राफी में कई तरह से चर्चा किया हुआ है कि आज से 20 साल पहले गांव देहात में जिन खेतों में, जिन खाली एरिया में आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, वो एरिया हो सकता है खत्म हो गए। शहरों में ऐसे खाली एरिया जहां पर आप जाके क्रिकेट खेलते थे, गेम खेलते थे, शाम को गिल्ली बल्ला खेलते थे, अब वहां देखते ही देखते घर बन गए। ऐसा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां पहले घास वगैरह खूब होती थी, पशु जाके चरते थे,
देखते ही देखते आज की डेट में खेत बन गए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे खेत जहां पर पहले कि गेहूं उगाए जाते थे, धान उगाए जाते थे, आज देखते ही देखते सब बिल्डिंग्स बन गई, हाई राइज बन गए हैं। क्यों भाई, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है, समझे। हाई राइज बन गए। नोएडा साइड में देखो, आप अपने शहरों में देखो, जिस हिसाब से शहरों का विस्तार हो रहा है, कहीं से भी आप किसी भी शहर से हो, गांव से हो, पहले वो बागें जहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जहां पर हम लोग जाते थे, वो अखाड़ा वगैरह होता था, गेम्स खेलते थे, लोकल जो गेम होते थे, अब मैं देख रहा हूं बागें धीरे धीरे उजड़ रही हैं। देखते देखते बहुत सारी बागें खत्म हो गई, वहां निशान भी नहीं कि यहां पे पेड़ था, खेत में बदल गया। ये परिवर्तन है ना। तो बताइए, यानी कि वनस्पति घट रही है, और शहरों में तो भाई मान लो ये पहले एरिया था, जंगली एरिया था, और इनको सबको काट के आपने यहाँ पे बिल्डिंग बना दी बच्चों। तो ये बताओ यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? जरा सोचो, आज से 100 साल पहले जहां जमशेदपुर है, आज से 70-80 साल पहले जहां पर बोकारो स्टील प्लांट है, वो पहले जंगल एरिया था ना। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, ऑल द फॉरेस्ट हैड बीन क्लियर देयर एंड देन एस्टैब्लिश बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर दिया। इसीलिए शहरों में आप देखोगे गर्मी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती, वातावरण में CO2 की बढ़ती मात्रा वैश्विक तापन को बढ़ा रही है, वैश्विक तापन को बढ़ा रही है। यस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों। तो ये है आपका मानव का प्रकृति पर प्रभाव। अब जब ये सब होगा तो समस्या आएंगी कि नहीं भाई, बताओ। और समस्या आएंगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो चलो फिर, ये हो गया आपका पर्यावरण से कुछ सामान्य जुड़ी हुई बातें, ठीक है। आवाज सबको आ रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अच्छे बच्चे सभी। अब जरा हम लोग यहीं से टॉपिक अपना एक फॉर्मल वे में शुरू करते हैं, और वो है आपका पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, ठीक है। बाकी पर्यावरण का क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कितने प्रकार के हैं, आगे डिस्कस होगा। पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। चलो भाई, मैंने कल भी बताया था, वीडियो रुक गई, लग तो रहा वीडियो रुक गई भाई, वीडियो तो रुक गई है, ये क्यों हो गया भाई? चलो लिख लो अब, अभी हो सकता है, ये लगता है उसमें प्रॉब्लम आ गई है कुछ दूसरे तरह की। चलो लिखो, मैं देखता हूं, अभी हो जाए तो फिर क्या 10 मिनट की बात है, मैं लिखवा दूंगा, कल मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। लिखो, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है
जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अंतर संबंध कल मैंने याद करिए टेट्राहेड्रल डायग्राम बनाया था और टेट्राहेड्रल डायग्राम के थ्रू अंतर संबंधों को मैंने बताया था कल, याद करिए। आगे लिखिए, ओइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1966 में किया था। 1866 अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में किया था। फुल स्टॉप। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों खुल्लर में 1969, कहीं कहीं बेटा 69 भी मिलता है, तुम भी सही हो, और कहीं कहीं 66 भी मिलता है। समिंदर सिंह 66 लिखते हैं। समिंदर सिंह जो बहुत बड़े राइटर हैं, और भी मैंने कई बुक पढ़ी है, तो उसमें आपको मिलेगी 66 जो मैंने लिखवाया, और कई जगहों पे 69 भी है। तो इसमें विनय में बेटा ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ठीक है। 69 भी लिख सकते हो, 66 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। खुल्लर भी अपने आप में बड़े राइटर हैं, वो भी लिख रहे हैं, तो वो भी सही हो सकते हैं। और बाकी एनसीईआरटी में दिया हुआ तो 69 भी लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। में किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकास OIKAS सिंगल कोमा बन, ओइकास, दो शब्दों ओइकास OIKAS, ब्रैकेट में लिख लो आवास ओइकास, और लोगस LOGUS लोगस, ब्रैकेट में अध्ययन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आवास का अध्ययन। जिसका शाब्दिक अर्थ है आवास का अध्ययन। यानी कि इकोलॉजी क्या है भाई? यह एक ऐसा विज्ञान है जो जीव जंतुओं के आवास का अध्ययन करता है, क्योंकि कोई भी जंतु जहां रहता है वह अपने आवास में अपने चारों ओर के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार से इंटरेक्शन करता है। तो उसी इंटरेक्शन के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। आवास का अध्ययन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में
पारिस्थितिकी का क्षेत्र, वर्तमान में पारिस्थितिकी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत, अत्यंत व्यापक है, फुल स्टॉप। अब इसके अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं, न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का एवं उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कौमा बल्कि मानव कौमा उसके समाज, मानव कौमा उसके समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ये हुआ आपका सिंपल शब्दों में पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं द्वारा अपने पर्यावरण के साथ कैसे क्रिया की जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसी में आगे लिखो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जैसे इस शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया, है ना। डेफिनेशन दे दी जाएगी क्या है, इसका एसेंस कर दिया जाएगा कि सबसे उत्तम क्या व्याख्या करता है, तो सब ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इकोसिस्टम लिखो। पारिस्थितिकी तंत्र नामावली, पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा A.G. टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। 1935 में किया गया था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। टांसले के अनुसार किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ करो अपना। टांसले के अनुसार पारितंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। टांसले के अनुसार पारितंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, और इसकी रचना जीवों एवं
अजैविक घटकों से होती है। इसकी रचना जीवों एवं अजैविक घटकों से होती है, कौमा यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। स्थिर समस्थिति, सम स्थिति, आइसोस्टेसी, स्थिर समस्थिति में होता है। यह खुला तंत्र होता है। यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों में होता है। विभिन्न आकारों एवं प्रकारों में होता है। वर्ड यहां पे बच्चों यूज हो रहा है पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट। और जब अरेंजमेंट होगा तो बहुत सारे कारक होंगे, उसमें बहुत सारे तत्व जुड़े हुए होंगे। जब वह तत्व एक दूसरे से मिलके निश्चित प्रकार से कार्य करते हैं तो वही कहलाता है पारितंत्र। यानी कि पारिस्थितिकी में जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, जब वह एक वेल अरेंज वे में वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं, तो वो जो वेल अरेंजमेंट है दैट सिंपली नोन एज इकोसिस्टम। यह जो इकोसिस्टम होता है बच्चों स्थिर होता है, यानी कि एक निश्चित संख्या में जीव जंतु पैदा होते हैं और एक निश्चित संख्या में मरते हैं। यानी कि किसी भी एक इकोसिस्टम में एक निश्चित संख्या में जीव जंतु होते हैं, ध्यान रखना, एक निश्चित प्रकार से उनका मृत पैदा होते हैं, एक निश्चित प्रकार से खत्म होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पता चला पैदा ही पैदा हुए जा रहे हैं ना और मर ही मर रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। यदि पैदा ही पैदा हो जाएं तो कुछ दिनों बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, उस जीव से भर जाएगी। जैसे जरा सोचो, समुद्र के इकोसिस्टम में घोंघा पाया जाता है। घोंघा जानते होगे, घोंघा सीपी। घोंघा में इतनी प्रजनन क्षमता होती है बच्चों कि यदि उसकी प्रजनन क्षमता 1 साल तक उसी तरह से बनी रहे और सारे पैदा होने वाले जीव जिंदा रहे तो 1 साल में पूरा समुद्र भर जाएगा, भर जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। यानी कि पैदा बहुत सारे होंगे परंतु बहुत सारे अंडे समय से पहले किसी दूसरे जंतु द्वारा खा लिए जाएंगे। कुछ पैदा होंगे, अंडे से बाहर निकले, पैदा होते होते मार दिए जाएंगे। कुछ थोड़े और बड़े होते ही मार दिए जाएंगे। परिणाम स्वरूप एक थोड़ी संख्या में चीजें आगे बढ़ती। जरा सोचिए, शेरनी जो है एवरेज 5 से 6 बच्चे देती है साल में एक बार। तो कल्पना करिए बच्चों, यदि सारे बच्चे सरवाइव कर जाएं तो कुछ ही दिनों में जंगल भर जाएगा। स्थिति ये होती है कि उन 5-6 बच्चों में मुश्किल से कोई एकाध बड़ा होते होते जिंदा रह पाता, बाकी समय के साथ सब। का आप अपने मोहल्ले में कुत्ता बिल्ली देखते होंगे, आप अपने मोहल्ले में कुत्ता देखते होंगे, कुतिया एवरेज 5-6 बच्चे देती है। बट हाउ मेनी फाइनली सर्वाइव? हाउ मेनी सर्वाइव? एक या दो? कई बार तो वो भी नहीं बचते, कई बार तो वो भी नहीं बचते। यदि कल्पना करिए कि सारे के सारे बच्चे पैदा होते जाएं, बचते जाएं, तो कुछ दिनों में मोहल्ले में कितने कुत्ते हो जाएंगे। क्या यही बात बच्चों मानव के साथ इस समय नहीं हो रही है कि मानव अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की औषधियों की व्यवस्था कर ली है कि मृत्यु दर को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रण कर दिया। और उसका परिणाम आप लोग क्या देख रहे हो? मानव जनसंख्या
तेजी से बढ़ रही। क्यों बच्चों, यही हो रहा ना। और आज कितनी पहुंच गई है, 800 करोड़ को भी हम लोग पार कर गए। 800 करोड़ को भी हम लोग पार कर गए, सोचिए। तो इस तरह से कहने का मतलब कि प्रकृति में सभी व्यवस्था एक स्थिर है, एक निश्चित प्रकार से चलती है बच्चों। एक खुला तंत्र है जिसमें सभी को लड़ना है, पैदा होना है, लड़ना है, जीना है, तब आगे चलता है। समझे बच्चों, बड़ी खास बात है। कहीं कहीं पर पारितंत्र कोई बहुत बड़ा होता है, जैसे सोचो एक समुद्री पारितंत्र है बहुत बड़ा, एक स्थलीय पारितंत्र है उसके कंपेरिजन में छोटा है। फिर जब इनको डिवाइड करोगे, कल हम लोग देखेंगे, डिवाइड करेंगे सब पार्ट में, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र का अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार होते हैं, इनके घटक कौन कौन से हैं, इनकी सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, कोई प्रश्न हो तो बताइए, बोलिए बच्चों। नो सर, थैंक यू। रजनी बोलिए, रजनी का प्रश्न क्या है बेटा? रजनी, गुड मॉर्निंग, बोलो रजनी बेटा। हाँ, क्या रजनी बेटा, भूगोल पढ़ के भौतिक तंत्र ऐसी बात पूछ रहे हो? भौतिक मतलब जो दिखाई दे, जिसका कुछ हो, तुम्हारे चारों ओर पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियां, झील, सागर दिखाई देते कि नहीं, हवा, ये सब क्या है? भौतिक पदार्थ हैं। तो विचार क्या है? विचार का कोई रूप, रंग, आकार है? अभौतिक है। ये बच्चा क्यों नहीं समझा? इस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, कैद व मुशक्कत। पारितंत्र, अब कल मैंने देखो तुम फिर मेरे ऊपर प्रश्न उठा रही हो बेटा। ये बताओ, वो मैंने टेट्राहेड्रल डायग्राम बनाया था कि नहीं? जल स्थल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इसमें सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ रही थी नहीं कल? ये ध्यान करो डायग्राम में। तो वही तो सारा पारितंत्र है बेटा। उसी में कहीं बीच में तुम्हें बिठा दो बायोस्फीयर में, तो तुम्हारे बायोस्फीयर में क्या क्या होगा? तुम्हारे चारों जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, कल बिठा रखा था ना, याद करो शिवम को एक डायग्राम में। रिवाइज नहीं किया लगता है घर पे जाके। शिवराम बोलो बेटा। थैंक यू बेटा। शिवराम, हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलो। सर चरणिक प्रश्न। खुश रहो बोलो। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ, सर एक क्वेश्चन मतलब 2021 यूपीएससी प्री में आया था क्या? कि सिंधु की मतलब सिंध नदी में मतलब मुख्य जो नदी में जाकर के दिखती है उसको दिखा रहा है सतलज। और सर आपने लिखा है सतलज जो है मानसरोवर के पास निकलती है, ठीक है, चिनाब नदी में जाकर मिलती है, और फाइनली आपके अनुसार मतलब चिनाब नदी जो है सिंध नदी में जाकर के, हाँ, मिथन कोट के पास मिल जाती है। हाँ हाँ सर, तो मतलब उस सवाल में मतलब सतलज किया है। सवाल मतलब इंटरनेट पे मैं कई जगह खोजा भी तो उसमें भी सतलज दिखा रहा है। एक बार तुम सवाल भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है? उसको किस तरह से भाषा में कैसे प्रयोग किया हुआ, ठीक है बेटा? ठीक सर। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक सर। और कोई, और किसी का कोई प्रश्न? विनय कह रहे मेरा भी यही प्रश्न था। चलिए कोई नहीं, इसको चेक कर लेंगे उसमें कहां पे इधर उधर हुआ है। चलो भाई, क्योंकि कई बार यूपीएससी में ऑप्शन में कई बार प्रॉब्लम आती है। और हाँ, ऑप्शनल के बच्चे जो स्नेहा है और नवनाथ और 2-3 बच्चे हैं, ऑप्शनल का क्लास का टाइम बेटा शाम को 6:30 बजे हो गया। आप लोग 6:30 बजे उसी लिंक पे आइएगा ऑप्शनल में। और बाकी और जो भी बच्चे ऑप्शनल लेना चाहते हैं वो ऑप्शनल की क्लास में शाम को आए। मैं नया बैच अभी शुरू किया हूँ जियोमॉर्फोलॉजी का, तो उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यदि जिनको नया बैच में ज्वाइन करना है
वो मेरे पास फोन कर लेंगे तो फिर मैं उनको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, फिर बाय।